हेलो स्टूडेंट्स, उड़ान फ्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र सांड आज आपको रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा। टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड कोर्सेस टू एक्शन, यानी कि आपको कथन गिवन होंगे और आपको उसके ऊपर कार्रवाई है वो निकालनी है। इस टॉपिक में आपको क्या बात सोचनी है, यानी कि अगर आप कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो आप RAS है चाहे IAS है, जिस पोस्ट पे आप बैठे हैं, अगर आपके सामने कोई भी समस्या आती है, यानी कि कोई भी ऐसी घटना हो जाती है, आपने उस घटना का या उस समस्या का समाधान करना है, तो समाधान करते टाइम कौन सी कार्यवाही करना उचित होगा, जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है उसके लिए आपको किस बात का ध्यान रखना है। एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो समाधान है, जो आप कार्रवाई करोगे समस्या के ऊपर, वो कार्रवाई जो है वो कानून के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, संविधान की पालना होनी चाहिए उसमें, यानी कि संविधान के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात का आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जो कार्रवाई आप कर रहे हो, वो कार्रवाई जो है उससे जो पॉजिटिव रिपोर्ट है ना वो ज़्यादा आनी चाहिए और नेगेटिव रिपोर्ट जो है उसकी वो कम आनी चाहिए। यानी कि आपसे उस समस्या का समाधान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उस समस्या का समाधान हो जाए उतना ही किसी दूसरी समस्या उतनी ही बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है भी कोई ऐसी घटना हो जिसमें 90% समस्या का समाधान हो रहा है, 5-10% उसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो हम मजबूरी में अगर वो लेना चाहे तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम एक जिम्मेदार, खुद को एक जिम्मेदार नागरिक मानते हुए जिस पोस्ट पे आप बैठे हो, आपको उसका सारे पूरा बारीकी से आपको सारे निष्कर्ष निकाल के उसके सारे सभी के तर्क सुन के, आप तर्क वाला टॉपिक, निष्कर्ष वाला टॉपिक सब कर चुके हो, सारे सुन के उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी क्या करनी है, कार्रवाई करनी है। देखो इधर हमारे पास इसके लिए सबसे पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। नॉर्मल थ्योरी है आपको इसमें देखो किस किस बातों का ध्यान रखना है। यदि किसी घटना के संदर्भ में कार्रवाई करनी हो तो घटना के कारणों का विश्लेषण करके कार्रवाई करना उचित होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो घटना है वो किसकी वजह से आई है, पूरा उसका विश्लेषण करो, फिर उसका क्या समाधान हो सकता है, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। तो आपको बात किस का ध्यान रखना है, देखो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। निर्णय लेते समय देश हित व उसके कानून का ध्यान रखना आवश्यक है। यानी कि जब भी आप कोई भी निर्णय लो तो वो देश के हित में होना चाहिए आपका निर्णय, उससे ना तो देश को कोई नुकसान होना चाहिए, ना ही कानून का कोई नुकसान होना चाहिए, कानून की खिलाफत नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। दूसरी बात यह है कि कार्यवाही संबंधित निर्णय व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर एक भारी दबाव से मुक्त होकर किया जाए। यानी कि जो भी कार्रवाई आप कर रहे हो उसमें आपका कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इस टॉपिक को जितना आप हिंदी में समझ पाओगे उतना ही अच्छे से समझ पाओगे आप। यानी कि आपका कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप जिस पे कार्रवाई कर रहे हो, अगर आपका वो रिलेटिव है तो चाहे वो गुनहगार है तो भी आपने उस पे कार्रवाई जो उसके पक्ष में कर दी, ये नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और दूसरा, किसी भी पॉलिटिकल या किसी बड़े आदमी के दबाव में आके भी आपको कार्रवाई नहीं करनी है। तो किसी के दबाव में कार्रवाई नहीं करनी है, दबाव से मुक्त होकर आपको सही फैसला लेना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि कार्यवाही की जांच कर ले कि क्या वह समस्या को हल कर सकती हो अथवा कम कर सकती हो। यानी कि जो भी कार्यवाही आपके सामने आएगी, आपके सामने क्या होगा, इस क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा कार्रवाई दी होगी आपने और सामने आपके कारण दिया होगा। जो कथन आपको गिवन होगा उन तीनों में से या उन दोनों में से कौन सी कार्रवाई जो है वो उसके लिए अप्लाई होगी, ये देखना है। उसके लिए सबसे पहले वो कार्रवाई को आप अच्छे से पढ़े कि क्या उनमें से कोई ऐसी कार्रवाई है जो हमारे फेवर में हो, उस कथन के, जो हमारी समस्या है रियली में उसका समाधान करती हो। उसके लिए आपको अच्छे से कार्रवाई पढ़नी होगी। लाइन का मतलब अच्छे से समझना होगा, एक वर्ड लाइन का मतलब चेंज कर देता है। तो अच्छे से आपको क्या बोला होगा, जो भी कार्रवाई दी होगी उसको अच्छे से समझना होगा, फिर आप उसको हल करेंगे या समस्या को कम करेंगे, जो भी है। आगे क्या बोल दिया, कार्यवाही की दिशा एक उपाय अथवा प्रशासनिक निर्णय होता है जो कथन में दी गई सूचना के आधार पर समस्या के संबंध में सुधार अथवा आगे कार्रवाई के लिए अपनाया जाता है। बस सिंपल सी बात है। यानी कि जो भी कार्यवाही आपके सामने होगी, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि कल को कोई भी प्रशासनिक सेवा में आप हो और आपके सामने कोई भी समस्या आती है, तो अगर आप
इन कार्रवाई को समझेंगे तो ये आगे आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। आप हर तरह की समस्या को दूर कर सकते हैं या समस्या को कम से कम कर सकते हैं जितना हो सके। दूसरी बात यह है कि कोई भी निर्णय पक्षपातपूर्ण न हो, अर्थात भाईचारा या जातिवाद न हो। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। जातिवाद नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई जाट समाज का है तो जाट की पक्ष ले रहा है, दूसरे वाले की पक्ष नहीं ले रहा, या फिर अगर कोई खुद का भाई आ गया तो उसके फेवर में उसको वो कार्रवाई कम करेगा, सामने वाले की चाहे उसकी गलती नहीं है तो भी वो उसके खिलाफ एक्शन ज़्यादा लेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पक्षपात होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक में आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कि पूर्ण रूप से ईमानदार है। बस ये बात ध्यान रखनी है, अपने आप को ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी मानते हुए, संविधान की पालना करते हुए कार्रवाई करनी है। जो कार्रवाई आप इन सारे यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग और खुद को ईमानदार मानते हुए जो आप कार्रवाई करोगे बिना किसी डर के, वो उस टाइम जो आप सोचोगे ना, वो आपका डिसीजन क्या होगा, सही होगा। बस यही आपको सोचना है। क्वेश्चन करेंगे तो बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो पहला क्वेश्चन दिया क्या हुआ है आपके पास, आपको एक कथन दिया हुआ है, एक निजी विद्यालय के 100 विद्यार्थियों में मात्र 20 विद्यार्थी ही परीक्षा में पास हो पाए, अन्य 80 विद्यार्थी फेल हो गए। देखो सिंपल सी बात ये है, क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया किसी विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितने थे 100, पास कितने हुए 20 ही पास हुए, बाकी के 80 फेल हो गए। तो अब आगे क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, कार्रवाई क्या क्या दी हुई है, ऐसे विद्यालय की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ही सही बात नहीं है। यानी कि अगर मान लो किसी विद्यालय में किसी वर्ष अगर कम विद्यार्थी पास हुए हैं तो क्या करना चाहिए, उसमें किस वजह से, पहले पूरे समस्या का कारण जानना चाहिए, किस वजह से हमारे पास वहाँ विद्यार्थी की रिपोर्ट कम आई है, यानी कि विद्यार्थी पास कम हुए हैं, फेल ज़्यादा हुए हैं। पहले उसका कारण जान के आपको उस समस्या को दूर करना चाहिए। ये कोई समस्या नहीं है कि स्कूल ही बंद कर दो या उसकी मान्यता वापस छीन लो। दूसरा क्या बोल दिया, उन बच्चों के अनुत्तीर्ण होने का कारण ज्ञात करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि जो विद्यार्थी फेल हुए हैं वो क्यों हुए हैं, आपको उसका कारण जानना चाहिए ताकि उसका समाधान किया जा सके। ऐसे नहीं है कि बिना कारण जाने उसकी मान्यता छीन ली, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो आप एक प्रशासनिक अधिकारी है तो आपको ऐसा ही निर्णय लेना है कि समस्या दूर हो। ऐसे नहीं है कि आप समस्या का मुद्दा ही खत्म कर दो कि ये विद्यालय बंद कर देते हैं, अगले साल हो सकता है किसी और विद्यालय का रिजल्ट डाउन रहे, ऐसे धीरे धीरे विद्यालय बंद करते जाएंगे तो सारे ही हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, उसकी समस्या को खत्म करना है कि किस वजह से विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। तो कौन सा सही है, सेकंड सही है। इसका ऑप्शन दिए हुए आपको, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। बस ऐसे आपको ऑप्शन दिए होंगे तो जो सही होगा उस पर आपने क्या करना है, टिक करना है। तो सही आंसर कौन सा है कि सेकंड जो कार्यवाही है वो बिल्कुल सही है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला हुआ है, कथन क्या बोल दिया, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के सर्वे से पता लगा है कि घरेलू प्रदूषण गांव और झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं के लिए घातक है। किसकी बात करें है, घरेलू प्रदूषण की, यानी कि चूल्हे वगैरह से जो प्रदूषण होता है गांवों में लकड़ी जलाने से वगैरह, तो उसकी वजह से क्या झुग्गी झोंपड़ियों में गांव की महिलाओं में प्रदूषण ज्यादा घातक है। अब ये कह रहा है ये एक समस्या है, मान लो ये कथन है। अब हमें इस पे क्या कार्रवाई सही सेट बैठेगी उस पर बात करेंगे। पहली कार्रवाई क्या बता रहे हैं लोग कि लोगों को बायोगैस तथा संशोधित स्टोव प्रयोग में लानी चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ये, यानी कि अगर लकड़ी जलाने से धुएं से अगर बीमारियां बढ़ रही है तो क्या करना चाहिए, बायोगैस यूज करनी चाहिए जिससे पोल्यूशन भी कम होएगा, और संशोधित स्टोव यूज करने चाहिए जिससे पोल्यूशन भी कम होगा, धुआं कम निकलेगा, जिससे वहाँ की महिलाओं, गाँव और झुग्गियों की महिलाओं को भी बीमारियां, घातक बीमारियों से बचाव होगा, साथ में पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी कार्रवाई क्या है, महिलाओं के लिए अलग से स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। यानी कि यहाँ क्वेश्चन में बात क्या हो रही है कि गांवों और झुग्गी झोंपड़ियों की महिलाओं में
पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से घातक समस्याएं आ रही है। अगर मान लो इस वजह से अगर हम मान लो स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे महिलाओं के लिए, तो कितने स्वास्थ्य केंद्र खोल पाएंगे हम, जब तक हम उस समस्या का समाधान ही नहीं करेंगे। मान लो गाँवों में जो हमारे पास पोल्यूशन हो रहा है उसको अगर हम नहीं रोकेंगे तो स्वास्थ्य केंद्र कितने खोलेंगे, वो दिनों दिन पोल्यूशन की मात्रा बढ़ेगी तो ज्यादा महिलाएं बीमार होगी। तो स्वास्थ्य केंद्र खोलना ही एक उचित निर्णय नहीं होगा। तो ये इसका गलत डिसीजन है, क्योंकि इसमें हमारे पास ज्यादा खर्चा भी होगा, जिससे राजस्व पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ऐसा डिसीजन लेना है जिससे खर्चा भी कम हो, समस्या हल हो जाए बस हमारा। हाँ, इससे भी अगर समस्या हल नहीं होती तो ये तो लास्ट ऑप्शन होता है। तो यही हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। तो सही आंसर कौन सा है इसका, बिल्कुल फर्स्ट सही है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट आपको क्या बोल दिया, देखो इधर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है, कथन क्या दे दिया, आजकल शहर में रात्रि के 8 बजे के बाद लूटपाट और भारी छोटे छोटे अपराधों की शिकायतें बढ़ गई है। तो 8 बजे के बाद रात में लूटपाट बढ़ गई और जो शिकायतें, जो भी चोरी हो रही है, मारपीट हो रही है, मतलब उनकी शिकायतें ज्यादा बढ़ गई है। तो इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? लोगों को रात्रि के 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरी बात, रात्रि के 8 बजे के बाद सड़कों पे कर्फ्यू लगा देना चाहिए। यहां किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है कर्फ्यू की। तो कर्फ्यू लगाना सही डिसीजन नहीं होगा। 8 बजे के बाद अगर कोई, जरूरी नहीं है कि कोई घर से बाहर ही ना निकले, किसी को भी कोई भी आवश्यक इमरजेंसी हो सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है जिसकी वजह से उसको बाहर जाना पड़े, तो ना तो रात को कर्फ्यू लगाना सही डिसीजन होगा और ना ही लोगों को हम ये कह सकते हैं कि अब रात को बाहर मत निकलो। तो ये सही समाधान, दोनों ही इसके गलत समाधान है। हमें क्या करना है, अगर लूटपाट हो रही है या कोई शिकायतें आ रही है तो प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए, पुलिस फोर्स को अलर्ट होना चाहिए, उसका कोई और समाधान निकालना चाहिए। ये समाधान नहीं है कि लोगों को बोल दे आप घर में ही बैठे रहो, बाहर ही मत निकलो। तो ये इसका सही समाधान नहीं है। तो इसका क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है। ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड। फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों ही गलत है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तेज गति से जाने वाले वाहन द्वारा 5 स्थानीय लोगों की मौत के विरोध में हाईवे की ट्रैफिक को रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला हुआ है कि तेज गति से वाहन जा रहे थे जिसकी वजह से स्थानीय लोगों की क्या है, मौत हो गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है और बहुत संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं और वो ट्रैफिक को रोकने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो क्या कार्रवाई करनी चाहिए उस टाइम, वहां प्रशासन को आकर उस भीड़ को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए, देखो। और तो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी चाहिए। ये बिल्कुल ही सही डिसीजन नहीं है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को जाते ही अपनी पावर का गलत यूज नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसको, पुलिस को गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर और मौके पर कार्मिक तैनात करके भीड़ की भावनाओं को शांत करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर वहां जाता है, आप कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, चाहे आप आईपीएस हो, चाहे आप डीएसपी हो, कुछ भी हो, अगर आप वहां उस घटना पे जाते हैं तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको जो भी जिसने भी गुनाह किया है, जिसने भी जिसकी वजह से मौतें हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देना है कि हम उसको पकड़ेंगे और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ वहां अपने जो हमारे पास पुलिस कर्मी है वो तैनात करने चाहिए, ताकि वो भीड़ की भावनाओं को समझते हुए उनको समझा सके और कंट्रोल में ला सके। तो सही डिसीजन कौन सा इसका, सेकंड डिसीजन है, वो बिल्कुल सही है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका ऐसा कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए जिससे आम जनता को परेशानी हो, मेन बात आपकी ये है बस। आगे क्वेश्चन में क्या बोल दिया, देखो इधर, तकनीकी शिक्षा पर विशेषज्ञों के समूह ने जोर दिया कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इससे शहरी और ग्रामीण स्कूलों में एक साथ लागू किया जाना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो, द एक्सपर्ट्स ग्रुप ऑन टेक्निकल एजुकेशन हैज स्ट्रेस्ड दैट कंप्यूटर एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल इटसेल्फ. It should be implemented in urban and rural schools
साइमल्टेनियसली। यानी कि क्वेश्चन में आपको बोला क्या हुआ है कि प्राथमिक स्कूलों में कंप्यूटर सुविधा जो है वो अप्लाई करनी चाहिए, इसके ऊपर बात कर रही है। तो इसके लिए जो हमारी सही कार्रवाई है उस पे बात करेंगे कि कार्रवाई क्या होगी। इस पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्रवाई। तो क्या बोला, सरकार को कंप्यूटर शिक्षा के लिए सभी स्कूलों को निर्देश जारी करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट शुड इश्यू इंस्ट्रक्शन टू ऑल स्कूल्स फॉर कंप्यूटर एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। देखो, तकनीकी विशेषज्ञों ने सलाह दी है सरकार को, तो सरकार को उस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी बात हो रही है। तो देखो, खुद को गवर्नमेंट मानते हुए आपको सही डिसीजन लेना है। तो प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना बढ़ रहा है, इसकी वजह से हमें उनको स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए सरकार को निर्देश जारी कर देना चाहिए। बिल्कुल सही डिसीजन है। नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट वन टीचर ऑफ ईच स्कूल शुड बी ट्रेंड इन कंप्यूटर ऑपरेशंस फॉर टीचिंग चिल्ड्रन। बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रत्येक स्कूल के कम से कम एक शिक्षक को कंप्यूटर संचालन में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये भी। यानी कि कंप्यूटर अप्लाई करना ही जरूरी नहीं है, कंप्यूटर की सुविधा भी करनी चाहिए प्राइमरी स्कूल में, और उस स्कूल के अंदर जो भी टीचर है उनमें से कम एक टीचर को, सभी को, या पॉसिबल नहीं हो तो कम से कम एक टीचर को शिक्षित करना चाहिए, ताकि वो कंप्यूटर का ज्ञान बाकी टीचरों को भी दे सके और बाकी बच्चों को भी दे सके। मेन टारगेट बच्चे हैं, बच्चों को वो ज्ञान दे सके। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रथम व द्वितीय दोनों सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके जो कार्रवाइयां हैं वो दोनों बिल्कुल ट्रू है, दोनों सत्य है। आगे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखो इसमें क्या बोला हुआ है, यूरेनियम खदान के पास रेडियोधर्मी कचरे के संपर्क में आने के कारण बड़ी संख्या में आदिवासी निवासी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हुए हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल inhabitants are found to have been suffering from the various diseases due to exposure of radioactive waste near the यूरेनियम माइन। देखो, यहाँ क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है, यूरेनियम माइन की बात हो रही है, यूरेनियम खदान की बात हो रही है। यूरेनियम खदान से जो रेडियो एक्टिव तत्व निकलते हैं उसकी वजह से वहाँ आसपास के आदिवासी लोगों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर बात करें। तो इसके ऊपर क्या समाधान करना चाहिए इसका, उसके ऊपर बात हो रही है। सरकार को खदान को तुरंत बंद कर देना चाहिए, आदिवासियों का सुरक्षित, यहां तक है। द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली क्लोज डाउन द माइन, और ये इसकी हिंदी है इतने की, इसकी बात हो रही है। आगे वाली लाइन पे ध्यान मत दो, ये जो है वो थर्ड की है। यहां देखो, सरकार को उस खदान को भी बंद करना चाहिए, बिल्कुल गलत डिसीजन है ये। अगर यूरेनियम निकाल रहे हैं हम खदानों से, तो हम उससे और जगह यूज करने के लिए निकाल रहे हैं। अगर खदान बंद कर देंगे तो यूरेनियम कहाँ से निकलेगा, इस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन नई समस्या सामने आ जाएगी। तो हमें इसकी कोई और समाधान निकालना है इसका, ये पहली कार्रवाई सही नहीं है। तो दूसरी कार्रवाई क्या दी हुई है, देखो स्थानीय लोगों को रेडियोधर्मी कचरे के संपर्क से बचाने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली टेक स्टेप्स टू सेव लोकल पीपल फ्रॉम द एक्सप्लोर ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्टेज। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि रेडियो कचरे से लोगों को बचाने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात क्या बोल दी, देखो द ट्राइबल्स शुड बी रिहेबिलिटेटेड एट द सफर प्लेस्ड, यानी कि आदिवासियों को सुरक्षित स्थान पे लेके जाना चाहिए। ये बिल्कुल बात कर रहा है, यानी कि उसको वहां से क्या बोल कर देना चाहिए, मतलब कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये इसकी हिंदी थी तीसरे की, तो इसका ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो आपके पास ऑप्शन क्या गिवन हो गए, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, तीनों ही गलत है, तीनों ही सही है। ऐसे कोई भी आपको ऑप्शन दिया हो सकता है, लेकिन आप किस पे टिक करेंगे, उस ऑप्शन पे टिक करेंगे जिसमें लिखा हो कि प्रथम व द्वितीय दोनों के दोनों सॉरी सेकंड और थर्ड दोनों के दोनों सही है, उस पे टिक करना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया, देखो इधर
यहां आपको क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, शिक्षक दिवस समारोह में श्री वर्मा एक स्टेट अवार्डी और एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ने आज के भौतिकवादी दुनिया में शिक्षक दिवस के उत्सव पर सवाल उठाया था। तो इसके ऊपर देखो आगे हमें कार्रवाई दी हुई है, क्या क्या है। शिक्षक दिवस समारोह का खर्च कम कर देना चाहिए। अगर उसने कार्रवाई सवाल उठाया है तो क्या शिक्षक दिवस समारोह का खर्च कम कर देना चाहिए, कि एक प्रधानाचार्य ने सवाल उठाया था कि शिक्षक दिवस उत्सव नहीं बनना चाहिए, तो एक तो उसने बोल दिया कि इस पे खर्च है वो कम कर देना चाहिए। दूसरी बात क्या बोली गई है, दिवस के उत्सव के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। और तीसरी बात क्या बोली हुई है, शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारी को आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। तो तीसरी बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और शिक्षक दिवस समारोह पे खर्च कुछ कम कर देना चाहिए, ये भी कुछ गलत नहीं है, सही है। ज्यादा अगर लिमिट से ऊपर खर्च करे तो कम कर देना चाहिए, लेकिन बिल्कुल जो करेक्ट रीजन जो होगा, मेन रीजन होगा, वो आपका ये होगा। अब ये कह रहा है कि शिक्षक दिवस के लिए अधिक धनराशि आवंटित करनी जानी, ये भी सही बात नहीं है। ज्यादा धनराशि भी नहीं देनी, कोई सवाल उठा रहा है तो ठीक है। या फिर अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि शिक्षक दिवस पे आप खर्चा करो, यहाँ क्वेश्चन में उसने क्या सवाल उठाया था, उसने बोला था कि शिक्षक दिवस के ऊपर भी आप लोग कोई फंक्शन वगैरह करो ताकि जिससे शिक्षकों का सम्मान बढ़े। लेकिन इसका जो सही रीजन है वो ये है कि शिक्षकों की भूमिका समाज में बहुत अधिक है, इसलिए उसको जो है वो पॉजिटिव लेवल में आपको देखा जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन में बोला क्या हुआ, देखो राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के तहत काला अजार को एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया है। महामारी अधिनियम 1897 के तहत मरीज के परिवार के सदस्यों या पड़ोसियों को राज्य के अधिकारियों को सूचित नहीं करने की स्थिति में दंडित किया जा सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर काला आजार एक्ट एज ए नोटिफिएबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक एक्ट अंडर द, ठीक है। आगे आपको ये एक्ट दे दिया इसने, और इसने क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, सिंपल सी बात ये देखो, इसको कोरोना से रिलेटेड करो आप। जैसे कोरोना महामारी आ रही थी उस टाइम अगर मान लो उस महामारी को रोकने के लिए अगर सरकार को कोई भी निर्णय लेना हो, तो अगर कोई भी मरीज हो, क्या उसके सदस्यों और पड़ोसियों को सूचित न करने पर कि उसको कोरोना है या कोई महामारी है, सूचित न करने पर उस स्थिति में क्या उसको दंडित किया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। यानी कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो फैमिली मेंबर्स और नेबर्स of the patient are liable to the punished in case they did not inform the state authorized। इस पे बात हो रही है, तो आपको इस पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या एक्शन लेने चाहिए, उस पे बात करेंगे हम। क्या बोला है क्वेश्चन में, एफर्ट्स शुड बी मेड टू एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट द एक्ट। अधिनियम को कुशलता पूर्वक लागू करने के प्रयास करने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कुशलता से यानी कि आपको उसको एफिशिएंटली यानी कि कुशलता से इंप्लीमेंट करना चाहिए, दबाव नहीं देना किसी के ऊपर, ठीक है ना। दूसरी बात क्या बोल दी, सजा के मामलों को बड़े पैमाने पर मीडियम के माध्यम से प्रचलित किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग कार्यवाही के बारे में जागरूक हो। द केसेस ऑफ पनिशमेंट शुड बी प्रोपेगेटेड थ्रू मास मीडिया सो दैट मोर पीपल्स बिकम अवेयर ऑफ दिस एक्शन। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया, क्वेश्चन में ये दो दिए हुए दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। यानी कि मीडिया के थ्रू, कि अगर आपने किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया तो मीडिया के थ्रू उसको बात को फैलाओ कि कोई इन्फॉर्म नहीं करेगा तो आपकी कार्रवाई करेंगे। किसी एक आधे को थोड़ी सजा दी है तो उस बात को भी फैलाओ, आज इस ने मतलब घर बैठा रहा, इसने महामारी की वजह से इन्फॉर्म नहीं किया तो इसको ये सजा हुई है। जैसे कोरोना महामारी में पीछे सरकार ने स्टेप लिए भी थे, उसी के अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लेने चाहिए। एक तो कुशलता से उसका हमें समाधान करने के लिए प्रयास करना है, उसको लागू करने के लिए अधिनियम को, और दूसरा मीडिया के थ्रू आपको उसका प्रचार करना है। दोनों सही डिसीजन है। डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि पकड़ पकड़ के अंदर इसको भयानक सजा दे, ये बिल्कुल गलत है।
जानबूझ के अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको पनिशमेंट करना सही डिसीजन होगा। तो इसके दोनों कथन जो है वो दोनों सही है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वार्ड एक्स ऑफ द सिटी आर डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम ए फेटल मलेरिया टाइप। शहर में वार्ड एक्स में बड़ी संख्या में लोगों को घातक मलेरिया प्रकार से पीड़ित माना जाता है। अब देखो क्या बोला, शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को वार्ड एक्स में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। अब ये कह रहा वार्ड एक्स है ना, उसमें मलेरिया के केस ज्यादा बता रहे कि उसकी वजह से मलेरिया जो है वो ज्यादा फैल रहा है या ज्यादा पीड़ित वहां पैदा हो रहे हैं, मतलब ज्यादा पीड़ित निकल रहे हैं वहां से। तो देखो करना क्या चाहिए, शहर की नगर पालिका प्राधिकरण को वार्ड एक्स के धूमन तत्काल कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी कि म्युनिसिपल अथॉरिटी है वो शुड बी टेक इमीडिएटली स्टेप टू कैरी आउट द एक्सपेंसिव फेमिगेशंस इन वार्ड एक्स। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये। अब देखो ये कथन बिल्कुल सही है कि जल्दी से उस पर क्या तत्काल कदम उठाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात क्या बोल दी, क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचाव के लिए कदम उठाने की सलाह देनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है कि मच्छर ज़्यादा खाता है तो उससे बचाव के लिए पानी इकट्ठा ना होने दो, गंदे पानी गंदगी ना फैलाओ, जो भी मच्छरों के लिए जो उपाय हो सकते हैं उन सभी के बारे में लोगों को अवेयर करो, यानी कि उस पर सलाह देने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है। द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। बिल्कुल सही बात बोली गई है। दोनों कार्रवाई सही है। तो आपको कौन से ऑप्शन पे टिक करना है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्रवाई जो है वो सही है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। यहां आपको क्या बोला हुआ है, देखो स्टेटमेंट क्या बोली हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन इट्स वन ऑफ द रिपोर्ट्स revealed and that due to recent social disturbance in the country, the number of foreign tourists has decreased considerably, which resulted in a financial loss of 100 crores. पर्यटन मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि देश में हाल ही में सामाजिक गड़बड़ी के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई है, जिससे 100 करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ है। तो देखो हमारे पास सामाजिक गड़बड़ी के कारण कमी आई है, तो देखो इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए। पहली कार्रवाई क्या दी हुई है आपको कि सरकार को पर्यटन क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द टूरिज्म सेक्टर। बिल्कुल ही गलत बात है। अगर 100 करोड़ का नुकसान हुआ टूरिज्म पैलेस में, सरकार अगर एक बार उसको 100 करोड़ का फायदा दे देगी, उसको मतलब वित्तीय सहायता दे देगी, तो हो सकता है आगे भी नुकसान हो। हमें तो मेन जड़ जो है सामाजिक गड़बड़ी जो मेन हमारे पास है, यानी कि सोशल डिस्टर्बेंस जो आ रही है कंट्री के अंदर, उसका समाधान करना, ना कि पैसा देना ही हर समस्या का समाधान होता है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या बोल दिया, विदेशी पर्यटकों को सूचित किया जाना चाहिए कि वे अपने जोखिम पर देश का दौरा करते रहें। फॉरेन टूरिस्ट शुड बी इन्फॉर्म्ड दैट दे विजिट द कंट्री एट देयर रिस्क। ये बात भी बिल्कुल ही गलत है। यानी कि दूसरा ये बोल रहा है हमारे यहाँ सामाजिक समस्या चल रही है, आपकी जिम्मेदारी है, आप आओ तो आओ, नहीं आओ तो नहीं आओ, आओगे तो आप खुद ही मरोगे, हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो ये भी कोई समाधान नहीं है। हमें कोई और उसका समाधान निकालना चाहिए, जो गड़बड़ियां हो रही है उसको दूर करना चाहिए। ये दोनों कथन सही नहीं है। तो ये दोनों कार्रवाइयां जो है वो इसकी बिल्कुल ही गलत है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट में क्या बोल दिया, चीनी मिलों ने कहा कि वे अगले सत्र के लिए गन्ने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत का भुगतान नहीं कर पाएंगे। अगले सत्र के लिए देखो लोग ऐसे बोल रहे हैं चीनी मिल वाले कि अगले सत्र हम आपको न्यूनतम कीमत का भुगतान नहीं कर पाएंगे। शुगर मिल्स हैव सेड दैट दे विल नॉट बी एबल टू पे। बिल्कुल मना नहीं कर रहे वो, इस बात पे फोकस रखना। will not able to pay the minimum price fixed by the government sugar cane for the next session। यानी कि वो निर्धारित भुगतान नहीं कर पाएंगे। एक तो ये बोल दे कि वो नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं, चाहे जो मर्जी कर लो। दूसरा वो नहीं कर पाएंगे, यानी कि कोई समस्या है जिसकी वजह से वो भुगतान नहीं कर पा रहे, या वो लॉस में चल रहे हैं, या कोई ना कोई समस्या आई है उनके सामने। तो उसका क्या डिसीजन होना चाहिए, यानी कि क्या उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इस मामले को देखने के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट ए कमेटी टू
लुक इनटू द मैटर, यानी कि इस मैटर को देखने के लिए सरकार को कमेटी नियुक्त करनी चाहिए कि वो डिसीजन ले कि वो क्यों नहीं भुगतान कर पा रहे हैं, उसके सारी वो उनकी बातें सुन सके। दूसरी बात क्या है, सरकार द्वारा किए गए निर्णय की पालना करने के लिए सभी चीनी मिल मालिकों को नोटिस भेज देना चाहिए। ए नोटिस शुड बी सेंट टू ऑल शुगर मिल ओनर्स टू अबाइड बाय द डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल ही गलत बात है ये, यानी कि उन्होंने ये नहीं बोला कि हम भुगतान करेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। नोटिस तब भेजा जाता है कोई जानबूझ के भुगतान नहीं कर पा रहा, वो ये बोल रहे हैं कि हम एबल नहीं है आपको इस बार भुगतान करने के लिए, तो उनको डायरेक्ट नोटिस भेजना गलत है। हमें उनकी कोई प्रशासनिक यानी कि कोई ऐसी कार्रवाई करनी है जिससे उनको भी नुकसान ना हो, उनका कारण जानना चाहिए, फिर उसका समाधान करना चाहिए। आगे क्या बोल दिया आपको, उन सभी चीनी मालिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए जो सरकार के फैसले का उल्लंघन करने के लिए तैयार है। ये भी बिल्कुल गलत बात। हाँ, ये बात सही है, ये कह रहा है जो उल्लंघन करने के लिए तैयार है, ये बिल्कुल बात सही है, तो अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए आपको। यानी कि अगर कोई बंदा जानबूझ के उल्लंघन कर रहा है तो कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो एबल नहीं है तो उनकी बात सुननी चाहिए। फिर भी अगर मान लो समाधान करो, फिर भी अगर वो मान लो बात एग्री नहीं करते, जानबूझ के अगर वो पे नहीं करते, जानबूझ के उल्लंघन करते हैं मान लो, तो हमें क्या करना है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट ऑल दोज शुगर मिल्स ओनर्स हु आर रेडी टू वायलेट द गवर्नमेंट्स डिसीजन। जानबूझ के अगर मान लो उल्लंघन करते हैं तो कार्रवाई करनी है, और या फिर सरकार के द्वारा मामले को देखने के लिए समिति भी बनानी है। ये दोनों कथन सही होंगे, ये गलत होगा डायरेक्ट किसी को नोटिस नहीं भेजना। आगे देखो नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, एवरी ईयर मलेरिया गेट्स रैम्पेंट आफ्टर द रेन्स। हर साल बारिश के बाद मलेरिया उग्र हो जाता है। तो ये बात है, अब इस पे क्या होना चाहिए, देखो आगे क्वेश्चन में बोला कीटनाशकों को नियमित रूप से छिड़का जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली हुई है। पेस्टिसाइड्स शुड बी प्रॉपरली स्प्रेड ऑन ए रेगुलर बेसिस। बिल्कुल सही बात बोली है ये, कि अगर बारिश के टाइम मलेरिया उग्र होता है तो कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, जैसा कि कई शहरों में अच्छे से हो भी रहा है। दूसरी बात क्या बोल दी, पीपल शुड बी सप्लाइड विद मॉस्क्यूटो नेट्स एंड मॉस्क्यूटो कोइल्स फ्री बाय द गवर्नमेंट। लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त में मच्छरदानी या मच्छर भगाने के लिए कोयल की आपूर्ति की जानी चाहिए। बिल्कुल ही गलत बात है। करोड़ों की जनसंख्या के अंदर हर किसी को मच्छरदानी बांटना ही डिसीजन सही नहीं है, जिससे इसका समाधान होगा लेकिन अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी और महंगाइयां बढ़ानी पड़ेगी, नई समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए जिससे मलेरिया से बचा जा सके। दूसरी बात क्या है हमारे पास, मीडिया के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए लोगों को इन मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की जानकारी दी जानी चाहिए। Using various means of media, people should be informed about the method to be adopted for the preventions from these seasonal disease। बिल्कुल सही बात है ये भी, कि हमारे पास उस बीमारियों के लिए मीडिया के द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि गंदगी मत फैलाइए। ऐसा क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था, ठीक है, जिससे बीमारी को कम किया जा सके। तो ये दोनों हमारे पास कार्रवाई सही है, ये कार्रवाई बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना, तो ये देखो ये हमारा टॉपिक था। अब तक जो हमने टॉपिक किए थे ना, क्या क्या किया था हमने, अगर मैं तार्किक योग्यता की बात करूं तो देखो इसमें हमारे पास क्या क्या था। एक तो हमने क्या किया था, कथन दिया हुआ था, आपने उस पर अवधारणाएं देनी थी अपनी। उस टाइम हम क्या काम करते हैं, कथन को 100% सही मान के उसके फेवर में डिसीजन लेते हैं। दूसरी बात जो क्या थी कि कथन दिया होगा उस पर तर्क लेंगे। अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हो, जब आप हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विश्लेषणात्मक जो हमारा ज्ञान है उसके ऊपर, यानी कि आपको क्या करना है, हर एक चीज का विश्लेषण करके फिर फैसले पे जाना है, उस पे बात करेंगे। वो टॉपिक करने के लिए ये सारे टॉपिक ही उसके अंदर है। आपको क्या क्या आना चाहिए, एक तो जो भी हमारे पास आपके सामने समस्या है, उस समस्या के ऊपर हमें जो भी आपको तर्क दिए जाएं उन तर्क को अच्छे से सुनो। पहले जो समस्या है उस समस्या के निष्कर्ष निकालो। हमने टॉपिक किया था कथन और निष्कर्ष। जो भी कथन आपको गिवन है, जो स्टेटमेंट गिवन है, उनके कंक्लूजन क्या निकलेंगे, निष्कर्ष क्या उस कथन की वजह से, या जो भी समस्या है उसकी वजह से क्या क्या कथन है,
क्या निष्कर्ष है, कोई भी बात अगर आपके सामने रखी गई है तो उसके निष्कर्ष निकालो। फिर उसके उस कथन के बारे में सभी के तर्क अच्छे से सुनो, ठीक है, ताकि डिसीजन लेने में निष्कर्ष निकलने के बाद सारे तर्क सुनो, उन तर्कों का भी निष्कर्ष निकालो, फिर क्या करो, उनके ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन जो आप ये कार्रवाई करो, वो कार्रवाई भी आपके कथन और पूर्व अवधारणा वाले के अकॉर्डिंग करनी है। जो आप कार्रवाई करो, वो जो आपकी हमारे पास कानून है, जो नोटिस है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफत में नहीं होनी चाहिए। यानी कि विश्लेषणात्मक जो तर्क शक्ति वाला हम टॉपिक करेंगे, उस पे क्या हो रहा है, ये सारों का मिक्स ही होगा वहां पे। ये सारी चीजों को जोड़ के आपको सही विश्लेषण करना सिखाया जाता है। हर डिसीजन का सही मतलब डिसीजन लोगे कैसे, आपको उसके बारे में आप सीखोगे। तो हम क्या करेंगे, इन सारों के मिक्स क्वेश्चन जो आप उस टॉपिक में करेंगे, सारे एक बार रिपीट होंगे, फिर वो सारी बातें सुन के फिर आपको उसका क्या करना है, डिसीजन लेना है। कोई भी एक समस्या है, उसके ऊपर आपने तर्क भी सुनने हैं, उसके निष्कर्ष भी निकालने हैं, ठीक है, और उसके ऊपर कानून की पालना करते हुए आपको उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। यही विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति है, जो पीछे वाले तीनों चारों टॉपिक को मिलाकर आपको सोचना है। और इसीलिए आपके जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही हो, आप किसी भी कानून की अवहेलना ना करें। इसीलिए ये रीजनिंग का टॉपिक प्रशासनिक सेवाओं के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी अपने नेक्स्ट टॉपिक में विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।